प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देव सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हिंदी की एक बेहतरीन से क्लास में। आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले, क्लास 7 में जो आपका बुक चलता है हिंदी बसंत का, उसका चैप्टर नंबर 14 क्या है, संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। ये क्या एक साक्षात्कार है, मतलब साक्षात्कार मतलब क्या होता है, इंटरव्यू है, ठीक है ना। चलिए इसके हम सभी प्रश्न उत्तर को देखते हैं और एक एक करके सभी के प्रश्न जो भी इसमें दिए गए हैं उसके उत्तर को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न अभ्यास यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले साक्षात्कार से, मतलब ऊपर में जो आप पाठ पढ़े हैं साक्षात्कार है मतलब इंटरव्यू है, उससे क्वेश्चन लिया गया है। पहला क्वेश्चन है, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज क्या है पिल्लई को कैसी छवि उभरी है, ठीक है। आपके मन में कैसा छवि उनका उभरता है, वर्णन कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं आप लोग कैसे लिखिएगा। एक बार बोला था वो सारे बच्चे, हम तो पता है ज़्यादा बच्चे जो हमको डेली देख रहे हैं वो सब सब्सक्राइब करके रखे होंगे, ठीक है ना। जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप वीडियो को जब पूरा देखिएगा तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास आपको कौन सा चाहिए। आप लोग अगर पूरे पाठ को मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो माई ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए इसके उत्तर में आप लोग लिखिएगा, साक्षात्कार पढ़कर हमारे मन में धनराज पिल्लई के व्यक्तित्व के विविध रूपों की झलक मिलती है। एक ओर उनका धैर्यवान चरित्र उभरता है, वहीं दूसरी ओर वे एक तुनक मिजाजी व्यक्ति भी थे, ठीक है ना। वे अत्यंत सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। वे एक स्पष्ट वक्ता थे, ठीक है ना। वक्ता थे मतलब वक्ता मतलब जो बोलता है, ठीक है ना। कहे वही भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वक्ता मतलब जैसे न्यूज समाचार नहीं सुनाता है, ठीक है ना, उसी को कहते हैं, ठीक है। जब वे अपने जीवन के आर्थिक संघर्ष का जिक्र करते हैं और वहीं क्या है लोकल ट्रेन की घटना से भावुक भी होते हैं। उन्होंने हमेशा अपने कर्म के प्रति सर्वदा ईमानदारी का व्यवहार अपनाया है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहीं तक आपका उत्तर था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है, ठीक है ना। लगभग 100 शब्दों में इन सफर का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा उसको देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए कहा दिया गया आपकी 100 शब्दों में, तो थोड़ा सा उत्तर होगा बड़ा क्यों होगा, मतलब 100 शब्द तो कम पुराना है ना, 100 शब्द बोल ही दिया है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा हम 100 शब्द में दिए हैं, तो उत्तर बड़ा होगा तो आप लोग बोलिएगा ना कि सर बड़ा दे दिए, कोई बात नहीं, 100 शब्द पूरा देते हैं, ठीक है ना। देखिए लिखिएगा, धनराज पिल्लई एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपनी यात्रा जमीन से उठकर आसमान के सितारे तक की है। वे पढ़ाई लिखाई में फिसड़ी थे, ठीक है, मतलब पिछड़े फिसड़े थे, मतलब उतने अच्छे नहीं थे शायद, ठीक है ना। उनका हॉकी के प्रति रुझान रुझान उनके बड़े भाई के द्वारा ही विकसित हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से सशक्त नहीं था, मतलब उतना अच्छा नहीं था, कमजोर था यानी, ठीक है, कि वे एक हॉकी स्टिक तक खरीद सके, मतलब बहुत गरीब परिवार से थे, ठीक है ना। उनके बड़े भाई दूसरे हॉकी के खिलाड़ियों से उधार स्वरूप हॉकी स्टिक लाया करते थे। धनराज पिल्लई को वह हॉकी स्टिक तब मिलती थी जब उनके भाई खेल चुके होते थे। उनके भाई का हॉकी टीम में चयन होने के बाद उन्हें उनकी पुरानी हॉकी स्टिक प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी आर्थिक असमता, ठीक है ना, असक्षमता को अपने खेल के बीच में कभी नहीं आने दिया। मतलब वो ये नहीं सोचे कि हम गरीब हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब अपनी प्रयास को जारी रखे। वे संपूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने खेल में अर्पित हो गए, ठीक है ना, पूरा एकदम समर्पण के भाव से। फलस्वरूप उनका चयन हॉकी टीम में हो जाता है। वे इसी तरह सहजता के साथ सफलता की सीढ़ियों पर कदम रखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग उनकी जीवनी को लिख सकते हैं 100 शब्दों में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 3 में क्या करा है, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्ध, ठीक है ना, प्रसिद्ध को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की इस बात का क्या अर्थ है। इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा, चलिए वो देखते हैं हम लोग। चलिए तो उत्तर में आप लोग लिखिएगा, क्या लिखिएगा वो देखिए। आप लोग लिखिएगा, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्ध
ठीक है ना, को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्लई की इस बात का आशय यह है, मतलब यह मतलब कि कहने का अर्थ है कि उनकी माँ हमेशा उन्हें अपनी सफलता के पीछे उनके संघर्ष को स्मरण करने की सीख देती है। मतलब उसको बोलती है कि तुम किस स्थिति से किस स्थिति पर पहुंचे हो, उसको हमेशा याद रखना, क्योंकि सफलता तब तक किसी व्यक्ति के पास रहती है जब तक व्यक्ति उसका आदर करता है। अपनी सफलता के प्रति हमेशा सहज और विनम्र स्वभाव होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा ना। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए अब है साक्षात्कार से आगे, मतलब इसके आसपास या मतलब इसी से मिलता जुलता कुछ आपको नया क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों, पता लगाइए। तो आप लोग पहले 6 क्लास में आपका था, ठीक है ना, मेजर ध्यानचंद का जो चैप्टर था उसी में इसके बारे में पढ़ाया गया था। तो देखिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखिएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चा जी, आप लोग उत्तर में लिखिएगा, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि वे वैश्विक पटल के हॉकी खेल के खिलाड़ी थे। उनका जन्म 29, ठीक है ना, 29 अगस्त 1905 को हुआ था। वे भारतीय हॉकी टीम के भूतपूर्व खिलाड़ी और कप्तान थे, ठीक है ना। वे भारत और विश्व स्तर पर हॉकी के लिए मशहूर थे। वो ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक, मतलब गोल्ड मेडल जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है ना, जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे हैं। वे और उनकी टीम 1928 का, ठीक है ना, चलिए क्या था, 1928 का एम्स क्या है, एम्स टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एजेंट ओलंपिक एवं 1936 का क्या है यहाँ पे, 1936 का बर्लिन ओलंपिक में भी शामिल हुए थे। उनकी जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे हमेशा क्या है, टक्कर देने वाले प्रतिद्वंदी थे। उन्होंने अपने खेल के प्रति निष्ठा और ईमानदारी को कभी खोने नहीं दिया। उनकी कलाकारी से मोहित होकर ही जर्मनी के रूडोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मनी की ओर से खेलने के लिए पेशकश का वादा दिया था, ठीक है ना, किंतु उन्होंने वह स्वीकार नहीं किया। वे हमारे राष्ट्रीय खेल में जादूगरी बिखेरने वाले खिलाड़ी थे, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा प्रश्न इसमें है, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। देखिएगा, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है क्योंकि इस खेल में हमारे देश भारत ने सन 1928 से 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे। फलस्वरूप हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, यही रीजन है जिस कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्या है अगला प्रश्न, आप समाचार पत्रों पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़े और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुने, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर कुछ प्रश्न तैयार करें और साक्षात्कार लें, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से आप लोग कीजिएगा साक्षात्कार क्रिकेटर और पत्रकार के बीच में, ठीक है ना। चलिए तो लिखिएगा, पत्रकार, आप इतने बड़े क्रिकेटर हैं, आपको कैसा महसूस होता है, ये पूछेगा। उसका क्रिकेटर जवाब देंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है ना। फिर पत्रकार पूछेगा, आपके पिता क्या करते थे। क्रिकेटर बोलेंगे, मेरे पिता मोची थे। या आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है ना। फिर पत्रकार, आपकी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव के बावजूद आप सफलता की चोटी पर जकड़े हुए हैं, कैसा लगता है आपको। क्रिकेटर बोलेंगे, अपने जीवन में आर्थिक संकट को खूब देखा है, किंतु कहते हैं ना, संघर्ष आपको सूर्य की तरह चमकाता है, ठीक है ना। यही बातचीत होगी। तो ही हम छोटा सा एक बातचीत दे दिए, आप चाहें तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आगे आपका अनुमान कल्पना आ जाता है। पहला क्वेश्चन है, यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्लई की इस बात से सहमत हैं। अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत करके, मतलब बातचीत के आधार पर लिखिए, ठीक है ना। तो उत्तर लिखिएगा, यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। धनराज पिल्लई के इस कथन से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। शोहरत और धन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों दिखते एक जैसे हैं किंतु होते अलग हैं, ठीक है ना। चलिए,
आज समाज में अनेक कलाकार हैं जो अपने कार्य व रचना से प्रसिद्ध अवश्य, किंतु उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि शोहरत है तो धन नहीं भी हो, ठीक है ना, लेकिन शोहरत के साथ धन रहता भी है। ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। रहता भी है नहीं भी रहता। ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा शोहरत के साथ धन आए ही। ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगला क्या है आपका। को है पहले, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल। तो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगना आसान ही होता है। तो खुद गलती की है तो माफ़ी मांगना आसान है। खो में क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं। तो आप लिखिए हाँ। माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो माफ़ करना आसान होता है। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग कैसे उत्तर लिखिएगा वो देखिए। देखिए, आप लोग उत्तर लिखिएगा। क्या लिखिएगा वो देखिए। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना मुश्किल तब तक होता है जब तक गलती का एहसास ना हो जाए। ठीक है ना। अगर एक बार गलती स्वीकार कर लिया फिर माफ़ी मांगे बिना चैन नहीं मिलते। ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा कि हमने ही गलती किया है, मेरी गलती थी, तब आप आसानी से माफ़ी मांग लेते हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्या था उसका उत्तर देखिए। मेरे आसपास के कुछ लोग अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते ही नहीं, मतलब अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करते, तो माफ़ी काहे मांगेंगे। ठीक है ना। आगे देखिए। अगला क्या है, मेरे अनुभव के आधार पर माफ़ करना ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई आपको मानसिक यातना देता है, उस यातना को भूल कर माफ़ करना बहुत कठिन है। ठीक है ना। तो माफ़ करना कठिन है। ठीक है ना। आप लोग लिख सकते हैं, आपको जो आसान जैसा आपको लगे, माफ़ करना या माफ़ी मांगना जो आसान है वो आप लोग नोट कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए, तो अब है भाषा की बात यानी कि व्याकरण का। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें अलग अलग प्रत्ययों के कारण बारीक अंतर हैं। ठीक है। प्रत्यय आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना। इस अंतर को समझाने के लिए इन शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसका वाक्य बनाना है। ठीक है ना। चलिए, सबसे वाक्य हम लोग बना लेते हैं। तो आप लोग कैसे बनाइएगा, पहले था क्या, प्रेरणा। तो गांधी जी हमें प्रेरणा देते हैं। फिर प्रेरक, गांधी जी एक प्रेरक व्यक्तित्व हैं। ठीक है ना। फिर प्रेरित, मैं गांधी जी के विचारों से प्रेरित होता हूँ। स्वभाव, बारिश में स्कूल जाना संभव है। यहाँ पे देखते हैं स्वभाव था संभव होता। ठीक है ना। तो यहाँ पे संभव होगा तो उसका लिखिएगा बारिश में स्कूल जाना संभव है। ठीक है ना। संभावित, संभावित है कि कल बारिश होगी। संभवत, तो आज यह कार्य संभवतः पूर्ण नहीं होगा। उसके बाद क्या है, उत्साह, अगली कक्षा में जाने का बच्चों का उत्साह देखते ही बनता है। ठीक है ना। उत्साहित, मैं कल के पिकनिक के लिए बहुत उत्साहित हूँ। उसके बाद है उत्साहवर्धक, श्रोताओं की तालियां कलाकारों के लिए उत्साहवर्धक होता है। इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा। सभी का वाक्य हम यहाँ पे दे दिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये हो गया ना। अब क्या करा है, यहाँ पे कुछ शब्द जाएगा उसी के रूप में। जैसे क्या क्या है, बादल है, बदरा, बदरिया, ये मयूर, मयूरा, मोर। तो इसी प्रकार शब्द कोश की सहायता लेकर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूप को खोजिए। कम से कम चार शब्द और उसके अन्य रूप को लिखना, मतलब एक ही जैसा शब्द। ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग कैसे लिखिएगा वो देखिए। चलिए, तो जैसे इच्छा है, चाह, अभिलाषा, कामना, आकांक्षा, जैसे वो नहीं होता पर्यायवाची शब्द, मतलब एक ही तरह का शब्द वही है। फूल का पुष्प, कुसुम, सुमन। ठीक है ना। पुत्री का बेटी, बिटिया, सुता, जल का पानी, जल, नील। ठीक है ना। इस तरह से आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अच्छे से नोट कर लिए ना सारे बच्चे, बताइए आप लोग कमेंट करके कि सर हो गया सर, जल्दी से बताइए। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए, अगला सवाल क्या है, हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके, ठीक है ना, और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उससे संबंधित कुछ शब्द को लिखिए। जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द, जैसे गोल, बैंकिंग, ठीक है ना, पासिंग, बूट। इस तरीके से आपको जो शब्द आपको पसंद है उससे संबंधित कुछ शब्द को लिखना है। तो कैसे लिखिएगा वो देखिए। तो अधिकांश बच्चा को क्रिकेट अच्छा लगता है। ठीक है ना। ठीक है, बल्ला हो गया, गेंद हो गया, विकेट हो गया, पिच हो गया, ठीक है ना, अंपायर हो गया, चौका हो गया, छक्का हो गया, रन हो गया, आउट हो गया। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं, क्रिकेट से संबंधित ये सब चीज़ है। ठीक है ना। सारे बच्चे नोट कर लीजिए।
तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों आपका सारा प्रश्न उत्तर जो इस पार्ट का था वो कंप्लीट होता, ठीक है ना। एक एक करके हमने सभी प्रश्न के उत्तर को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाते हुए आगे बढ़ गए, और आपका पूरा जो ये चैप्टर था वो समाप्त हो जाता है। आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और नेक्स्ट क्लास कौन से सब्जेक्ट का और कौन सा चैप्टर का चाहिए, ठीक है ना। जहाँ पे भी आपको दिक्कत होगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।